चलिए दोस्तों शांत हो जाइए तो बिल्कुल। चौथा चैप्टर होगा। खड़ा हो जाइए तो। पढ़ लिए हैं पहला दूसरा तीसरा। दरोगा वाला हाइट है कि ना? है अच्छा, हाइट नाप लिया है ना? पढ़ लिए हैं। ये तो शर्माता है, कलर के बनने की भी। क्या बाजी है? वायरस किसका बना होता बताइए, बोलिएगा नहीं कोई। और आरएनए और प्रोटीन, कौन वायरस? चलिए बैठ जाइए। कैसे बनेगा दरोगा ऐसे में? चलिए देख, बैठ जाइए। जिनको जिनको भी क्वेश्चन याद नहीं हुआ उसको हम फिर से बता देते हैं। दरोगा बनना कोई खेल नहीं है कि कोई बन जाएगा, ठीक है? रटना पड़ेगा, चाहे हंस के रटिए चाहे रो के रटिए। अरे बातचीत कौन कर रहा है? जब तक रटिएगा नहीं तब तक कोई उपाय नहीं है दोस्तों। तो पहला दूसरा तीसरा तीनों चैप्टर खत्म हो चुका है, पूरी तरह से खत्म हो चुका है। लेकिन आपके लिए उस दिन खत्म होगा जिस दिन सारा का सारा क्वेश्चन का आंसर आपके होंठ पर होगा, होंठ पर दोस्तों, ठीक है? हल्का सा भी फंसिएगा ना कि इसका उत्तर क्या होगा, वो सब दरोगा नहीं बनेगा, कभी नहीं बनेगा। यहां पर आपको सांस लेने का भी मौका नहीं है, इतना कंपटीशन है दरोगा में। हम दरोगा का बात कर रहे हैं, कलर के पीओ का बात नहीं कर रहे हैं, दरोगा का बात कर रहे हैं। तो दोस्तों आसान तो है ही, क्योंकि हम थ्योरी और क्वेश्चन दोनों क्लास में करवा रहे हैं। आपका काम सिर्फ और सिर्फ घर पर बैठकर रिवीजन करना है। रिवीजन करने में भी आपको दिक्कत है तो फिर क्या दिक्कत है, ठीक है? तब बहुत दिक्कत है दोस्तों। आइए ज्यादा नहीं बोलेंगे, बहुत छोड़ के चल गया है अभी से, ठीक है? 4 नंबर की शुरुआत करते हैं। और 4 नंबर में क्या है? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट। आप अपने आसपास जो पेड़ पौधे को देखते हैं, क्या सारे पेड़ पौधे एक जैसे हैं? हाँ जी, नहीं है। कुछ पेड़ पौधे में आप फूल लगते देखे होंगे और कुछ में जीवन भर फूल नहीं लगता है। सजावटी पौधे आप देखे होंगे बहुत लगता है, लोग अपने गमले में घरों के आसपास लगाते हैं सजावटी पौधे, उनमें कभी फूल नहीं खिलते, बस उसके पत्ते आकर्षक रंग के होते हैं तो उसको लगा लेते हैं दोस्तों। तो जितने भी पेड़ पौधे हैं सब एक जैसे नहीं है, उनमें भिन्नताएं हैं। आखिर इस पृथ्वी पर कैसे कैसे पेड़ पौधे होते हैं, इसी की जानकारी इस चैप्टर में हमें मिलेगा। यानी कि इस चैप्टर में हम पौधों की दुनिया की सैर करने वाले हैं दोस्तों। क्लियर हो जाएगा कि कैसे कैसे पौधे हैं, लेकिन उससे पहले हमें क्लासिफिकेशन के बारे में समझना पड़ेगा कि क्लासिफिकेशन क्या है।
उसके बाद हम प्लांट का क्लासिफिकेशन करेंगे। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि क्लासिफिकेशन क्या है। क्लासिफिकेशन बायोलॉजिकल लगा दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं। क्लासिफिकेशन हिंदी में इसको क्या कहते हैं? वर्गीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्गीकरण कहते हैं। तो पहले क्लासिफिकेशन को समझ लेते हैं। अब ध्यान दीजिए कि जब पृथ्वी का विकास हुआ तो पृथ्वी के विकास के साथ उतने जंतु की जातियां इस पृथ्वी पर नहीं थी जितने आज आप देख रहे हैं। आज वैज्ञानिकों ने पृथ्वी पर लगभग 1.8 मिलियन, लगभग 1.8 मिलियन कितना हो जाएगा? 18 लाख। 18 लाख सजीव की जातियों को खोज निकाला है। जाति समझ रहे हैं ना? इसको इंग्लिश में कहते हैं स्पीसीज। समान प्रकार के जीव जो आपस में प्रजनन कर सके और अपने जैसे बच्चे उत्पन्न कर सके, उसे ही क्या कहते हैं? जाति। जैसे मानव एक जाति है, हाथी एक जाति है, पौधों में पीपल का पेड़ एक जाति, बरगद का पेड़ एक जाति, गुलाब का पेड़ एक जाति। और इस तरह हमारे वैज्ञानिकों ने अब तक कितने जातियों को खोज निकाला है? 18 लाख। इसमें पौधा और जंतु ज्यादा है, दोनों है दोस्तों। जंतु की जातियां ज्यादा है लगभग 60% तक, और शेष पौधों की जातियां। यानी पृथ्वी पर अब तक जीव वैज्ञानिकों के द्वारा 18 लाख सजीवों की जातियों को खोज निकाला गया है। 18 लाख। अब मान लीजिए कि इन 18 लाख सजीवों की जातियों को जो खोज निकाला गया है, उसको एक एक करके हम पढ़ने लगे बायोलॉजी के अंतर्गत, तो क्या लगता है समाप्त होगा? कभी नहीं होगा। हो पाएगा? आज जितनी जातियां सजीवों की है इस पृथ्वी पर, उन सजीवों के जातियों के बारे में अगर हमें अध्ययन करना है तो समस्या यह है कि एक एक करके अगर हम पढ़ना चालू करेंगे, उम्र बीत जाएगी, सजीव का जाति खत्म नहीं होगा दोस्तों। इतनी जातियां हैं, और इतनी जातियां अभी है। प्रतिदिन एक नई जातियों का खोज हो रहा है। वैज्ञानिक का मानना है कि लगभग 20% ही जातियां अब तक खोजी जा चुकी है। 70% को आज भी खोजा जाना बाकी है। पृथ्वी पर कई ऐसे जगह हैं, जैसे कालाहारी मरुस्थल के बीचों बीच अमेजन के घने जंगल में, वहां पर कोई नहीं जा सकता है। पता ही नहीं वैज्ञानिकों को वहां पर कौन कौन सी जातियां निवास करती है। तो अब तक जितनी जातियां प्रकाश में आई है, उससे कई गुना ज्यादा अभी प्रकाश में आना मुश्किल है। प्रकाश में नहीं आया है मतलब उसका खोज अभी भी जारी है दोस्तों। और अगर हमें सजीवों के बारे में जानना है दोस्तों, तो उसे तो हम बायोलॉजी के अंतर्गत ही पढ़ेंगे, क्योंकि सजीवों का अध्ययन किसके अंतर्गत होगा? बायोलॉजी के अंतर्गत। और समस्या यह है दोस्तों कि हम एक एक करके जातियों के बारे में नहीं पढ़ सकते। अब आप कहिएगा नहीं पढ़ सकते तो छोड़िए देते हैं, क्या जरूरी है उतना पढ़ने का? क्या दोस्तों, बहुत जरूरी है। अगर हम जातियों के बारे में नहीं पढ़ेंगे कि पर्यावरण में कौन कौन सी जातियां पाई जाती है, उन जातियों का पर्यावरण में क्या योगदान है, उन जातियों के विलुप्त हो जाने से क्या खतरे उत्पन्न हो सकते हैं, अगर ये हम नहीं जानेंगे तो फिर मानव के लिए या पृथ्वी का पर्यावरण धीरे धीरे मुश्किल होता जाएगा। मानव का अस्तित्व इस पृथ्वी पर बचा रहे, इसके लिए जरूरी है कि अन्य सजीवों के बारे में वो जाने, और ये भी जाने कि वे पर्यावरण को किस हद तक प्रभावित करता है, कि ताकि मानव ये भी प्रयास करके समझ ले कि अगर वो जीव नहीं रहा पृथ्वी पर तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, और उस स्थिति में कैसे पर्यावरण को बचाया जाएगा।
पर्यावरण को किस प्रकार बेहतर करना है, पर्यावरण को किस प्रकार मानव के अनुकूल बनाना है, पर्यावरण में किस तरह वृद्धि करना है, ये तमाम बातें हमें तब पता चलेगा जब हम पृथ्वी पर रहने वाले प्रत्येक सजीव के जातियों के बारे में पढ़ेंगे। अगर औषधीय पौधा के बारे में नहीं पढ़ेंगे तो पता चलता कि क्विनोइन से मलेरिया का इलाज होगा। तो दोस्तों, पढ़ना बहुत जरूरी है और जरूरी यह है कि पर्यावरण में जितने भी जातियां हैं सबके बारे में पता होनी चाहिए कि वे पर्यावरण में कौन सी भूमिका अदा कर रहे हैं। तो आप न पढ़िएगा, इससे हट नहीं सकते हैं, यानी कि यह कहकर नहीं टाल सकते हैं कि इतनी जातियां हैं तो हम नहीं पढ़ेंगे, आपको पढ़ना पड़ेगा। तो समस्या यह है दोस्तों कि वर्तमान समय में सजीवों की बहुत सारी जातियां खोज ली गई है जिसको एक एक करके पढ़ना संभव नहीं है। बात को समझे कि नहीं समझे? वर्तमान में पौधे और जंतु अर्थात सजीवों की इतनी अधिक जातियां खोज ली गई है जिसको एक एक करके पढ़ना संभव नहीं है। अब जब यह संभव नहीं तो इसका क्या किया जाए दोस्तों? तो वैज्ञानिकों ने एक नए विधि का आविष्कार किया है। वे क्या किए हैं दोस्तों कि भिन्न भिन्न सजीवों को समानता तथा असमानता, ठीक है, समानता और असमानता के आधार पर, समानता और असमानता के आधार पर विभिन्न समूहों में बांट दिया है। क्या किया है दोस्तों? विभिन्न समूहों में क्या कर दिया है? बांट दिया है। विभिन्न समूहों में क्या कर दिया है? बांट दिया है। और इससे यह फायदा हुआ है कि उन समूहों में हम एक के बारे में पढ़ते हैं, बाकी सब के बारे में अंदाज हमें लग जाता है। तो इतनी अधिक जातियों के अध्ययन को आसान बनाने के लिए जीव वैज्ञानिक ने क्या किया है? तो समान गुण वाले सजीवों को या फिर असमान गुणों को भी अंतर करके उन्हें अलग अलग समूहों में बांट दिया है। अलग अलग समूहों में इस प्रकार बांटा है कि एक समूह में जितने भी सजीव हैं सबके गुण क्या है? एक समान है। सबके गुण क्या है? एक समान है। और इससे फायदा ये हुआ कि हम समूहों में एक के बारे में पढ़ते हैं, अब बाकी सब के बारे में क्या कर लेते हैं? अंदाज लगा लेते हैं। उदाहरण के लिए पक्षियों की कितनी अधिक जातियां हैं आप जानते हैं? सारे पक्षी के जीवन पद्धति लगभग एक जैसे होते हैं, अर्थात सभी पक्षी अंडे देते हैं, सभी पक्षी फेफड़ा से सांस लेते हैं, सभी पक्षी लगभग हवा में उड़ने के लिए अनुकूलित होते हैं। तो वैज्ञानिकों ने एक वर्ग बनाया है जिसका नाम है एबीज, और उसमें सारा का सारा पक्षी डाल दिया है। अब इससे क्या हुआ? इससे यह हुआ कि आप एक पक्षी के बारे में पढ़ लीजिए पूरा डिटेल में, अब बाकी सब में क्या होता है? उसी प्रकार की प्रक्रिया होती है। एक के बारे में पढ़िए, बाकी फ्री में आपको अंदाजा लग जाएगा। दोस्तों, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो यहां तक बात को समझे कि नहीं समझे? एक बार पुनः समझिए कि वर्तमान में ढेर सारे सजीवों की जातियां खोज निकाली गई है जीव वैज्ञानिकों के द्वारा, जिसको एक एक करके पढ़ना संभव नहीं है। सजीवों के अध्ययन को आसान बनाने के लिए, जीव वैज्ञानिक सजीवों को समानता तथा असमानता के आधार पर क्या करते हैं? विभिन्न वर्गों में बांट देते हैं। और इससे फायदा ये होता है कि एक समूह में ढेर सारे सजीव को रखा जाता है जिनके गुण समान होते हैं। हम उस समूह में केवल एक के बारे में पढ़ करके बाकी सभी सजीवों का अंदाजा लगा लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सारे पक्षी के लिए एबीज वर्ग निर्धारित किए गए हैं। एबीज वर्ग में सारे के सारे पक्षी है और सब में समान गुण है। और एक पक्षी के बारे में हमें पढ़ना है सिर्फ, बाकी सबका अंदाजा लग जाएगा। दोस्तों, सब में उसी प्रकार का जीवन पद्धति चलता है।
क्लियर है बात? समझे कि नहीं समझे? कोई दिक्कत नहीं ना है। अब ध्यान दीजिए कि सजीवों को समानता तथा असमानता या सजीवों को समान एवं असमान गुणों के आधार पर, समान और असमान गुणों के आधार पर विभिन्न समूहों में बांटने की प्रक्रिया को, विभिन्न समूहों में बांटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? क्लासिफिकेशन कहते हैं। यानी क्या कहते हैं? वर्गीकरण करते हैं। क्लियर है बात? समझ गए? वर्गीकरण क्या है? तो समान तथा असमान गुणों के आधार पर सजीवों की जातियों को विभिन्न समूहों में विभक्त करना ही क्या कहलाता है? क्लासिफिकेशन कहलाता है। समान तथा असमान गुणों के आधार पर सजीवों को विभिन्न समूहों में विभक्त करना क्या कहलाता है? क्लासिफिकेशन कहलाता है, वर्गीकरण कहलाता है। अब दूसरा सवाल कि वर्गीकरण क्यों जरूरी है? तो वर्गीकरण इसलिए जरूरी है कि बिना वर्गीकरण किए हम सजीवों के अध्ययन को ठीक तरह से नहीं कर सकते। यानी वर्गीकरण इस उद्देश्य से किया जाता है दोस्तों कि ताकि सजीवों के बारे में अध्ययन करना, स्टडी करना बिल्कुल क्या हो जाए? आसान हो जाए। जिस तरह से केमिस्ट्री में एलिमेंट तत्वों के गुणों का अध्ययन आसान बनाने के लिए पीरियोडिक टेबल बनाए गए हैं, ठीक उसी तरह बायोलॉजी में सजीवों के बारे में अध्ययन करने के लिए क्या किया जाता है? अब केमिस्ट्री पर पीरियोडिक टेबल का नाम सुने? वो पीरियोडिक टेबल क्यों बनाए गए हैं? पीरियोडिक टेबल इसलिए बनाए गए हैं, जो जानते हैं अच्छी बात है, नहीं तो जान लीजिए। पीरियोडिक टेबल इसलिए बनाए गए हैं कि ताकि इतने सारे जो एलिमेंट है, और लगभग 118 एलिमेंट है अब तक, उन तत्वों का अध्ययन करना क्या हो जाए? आसान हो जाए। और पीरियोडिक टेबल इस प्रकार है कि आप एक वर्ग में किसी एक एलिमेंट के बारे में पढ़ लीजिए, बाकी सबका केमिकल प्रॉपर्टीज एक वर्ग में क्या होता है? बिल्कुल समान होता है। यानी जो महत्व केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल का है दोस्तों, वही महत्व यहां पर बायोलॉजी में किसका है? बिना पीरियोडिक टेबल के सहायता से आप तत्व के गुणों को आसान तरीके से नहीं पढ़ पाएंगे। ठीक उसी तरह बिना क्लासिफिकेशन के आप सजीवों के जातियों के बारे में ठीक तरह से नहीं समझ पाएंगे। समझ तो सकते हैं, बड़ी लेंदी प्रोसेस होगा। क्लियर हो गया? क्लासिफिकेशन समझ गए हैं? कोई दिक्कत नहीं ना है? एक बार पुनः समझिए। विभिन्न प्रकार के सजीवों के जातियों को समान और समान गुणों के आधार पर विभिन्न समूहों में विभक्त करना क्या कहलाता है? क्लासिफिकेशन कहलाता है। क्लासिफिकेशन करना क्यों जरूरी है? क्लासिफिकेशन करना इसलिए जरूरी है कि बिना क्लासिफिकेशन किए हम सजीवों के जातियों का अध्ययन आसान तरीके से नहीं कर सकते। क्लियर हो गया? अब ध्यान दीजिए कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें क्लासिफिकेशन का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? टैक्सोनॉमी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? टैक्सोनॉमी कहते हैं। इसको हिंदी में वर्गीकी कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? वर्गीकी कहते हैं। तो यहां पर दो शब्द काफी मिलता जुलता है, एक वर्गीकरण और दूसरा वर्गीकी। अंग्रेजी में तो बिल्कुल अलग नाम है, लेकिन वर्गीकरण और वर्गीकी बिल्कुल भिन्न शब्द है, उनके मतलब भी भिन्न है। विभिन्न समूहों में बांटना वर्गीकरण है और वर्गीकी विज्ञान की एक शाखा है। अब वर्गीकी विज्ञान की वो शाखा है जिसमें हम क्या पढ़ेंगे? वर्गीकरण पढ़ेंगे। क्लियर हो गया? तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें वर्गीकरण का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? ठीक है, विज्ञान का वह शाखा जिसमें क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा जाएगा, उसे क्या कहेंगे? टैक्सोनॉमी कहेंगे। क्या कहेंगे? तो टैक्सोनॉमी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें क्या पढ़ा जाता है? क्लियर हो गया? दोनों सब समझ गए ना? एक बार पुनः ध्यान दीजिए। सजीवों को समान और समान गुणों के आधार पर विभिन्न समूहों में बांटने की तरीकों को क्या कहेंगे?
क्लासिफिकेशन कहेंगे, और क्लासिफिकेशन का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में होगा उसे क्या कहेंगे? टैक्सोनॉमी कहेंगे। क्या कहेंगे? और इस टैक्सोनॉमी बायोलॉजी के क्षेत्र में टैक्सोनॉमी चैप्टर स्थापित करने का श्रेय कैरोलस लिनियस को है। ठीक है, कैरोलस लिनियस को है, कैरोलस लिनियस को है दोस्तों। उन्होंने ही सबसे पहले टैक्सोनॉमी की स्थापना की। या आप कह सकते हैं कि क्लासिफिकेशन की शुरुआत सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया? और जैसे ही कैरोलस लिनियस के द्वारा क्लासिफिकेशन की शुरुआत की गई, त्यों ही बायोलॉजी के क्षेत्र में क्या स्थापित हो गया? टैक्सोनॉमी। जिसके कारण हम फादर ऑफ टैक्सोनॉमी के रूप में किसे जानते हैं? कैरोलस लिनियस को जानते हैं। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी किसे कहते हैं? यानी कि सजीवों को वर्गीकरण करने की शुरुआत सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया? कैरोलस लिनियस के द्वारा किया गया। और कैरोलस लिनियस के द्वारा जैसे ही वर्गीकरण की शुरुआत हुई, वैसे ही बायोलॉजी में क्या स्थापित हो गया? इसीलिए फादर ऑफ टैक्सोनॉमी किसे कहते हैं? कैरोलस लिनियस को कहते हैं। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी किसे कहते हैं? अब ध्यान दीजिए, कैरोलस लिनियस से पहले जानते हैं अरस्तु का नाम आता है। फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ जूलॉजी, अरस्तु। यानी वर्गीकरण की अगर कहिएगा शुरुआत, तो वर्गीकरण की शुरुआत जो है ना सर्वप्रथम अरस्तु ने किया था। लेकिन अरस्तु का किया गया वर्गीकरण एक वैज्ञानिक वर्गीकरण नहीं था। अरस्तु ने सजीवों का वर्गीकरण वास स्थान, आवास के आधार पर किया था। उन्होंने स्थल पर रहने वाले जीव को अलग श्रेणी में एक वर्ग में रखा, जल में रहने वाले जीवों का एक वर्ग बनाया, जल स्थल दोनों पर रहने वाले जीवों का एक अलग वर्ग बनाया। यानी कि अगर हम क्लासिफिकेशन को देखें तो इसकी शुरुआत जो है, क्लासिफिकेशन की शुरुआत जो है अरस्तु ने किया था, लेकिन उनका क्लासिफिकेशन वैज्ञानिक नहीं था। वैज्ञानिक वर्गीकरण का मतलब है कि आप समान और असमान गुणों के आधार पर बांटिए सजीवों को। हम क्लासिफिकेशन का भी डिफिनेशन पढ़े ना, वो एक वैज्ञानिक परिभाषा है, वैज्ञानिकों ने वो परिभाषा तय की है। तो वैज्ञानिक वर्गीकरण का मतलब है कि आप जो सजीवों को विभिन्न समूहों में बांट रहे हैं, तो ध्यान में रखिए कि उनमें कौन से गुण समान है और कौन से गुण अलग अलग है। लेकिन अरस्तु का बंटवारा समान और असमान गुणों के आधार पर ना होकर इस आधार पर हुआ था कि वे निवास कहां करते हैं, जल में करते हैं या स्थल में करते हैं। यानी कि सर्वप्रथम वर्गीकरण करने का प्रयास अरस्तु तो किया, लेकिन उनका वर्गीकरण वैज्ञानिक वर्गीकरण नहीं था, इसीलिए उनका नाम वर्गीकरण के क्षेत्र में नहीं आ पाया। वर्गीकरण की वैज्ञानिक शुरुआत जो है दोस्तों किसके द्वारा किया गया? कैरोलस लिनियस के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? कैरोलस लिनियस के द्वारा किया गया। इन्हें हम क्या कहते हैं? फादर ऑफ। ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने समान और असमान गुणों के आधार पर वर्गीकरण की शुरुआत की। और इन्होंने पूरे सजीव को कितने वर्गों में विभाजित किया? यह कैरोलस लिनियस जो सर्वप्रथम क्लासिफिकेशन किए, कैरोलस लिनियस ने पृथ्वी पर के प्रत्येक सजीवों को दो समूहों में विभाजित किया। एक का नाम उन्होंने क्या रखा? प्लांट किंगडम रखा। और दूसरा का नाम क्या रखा? दूसरा का नाम क्या रखा? एनिमल किंगडम है। तो वर्गीकरण की वैज्ञानिक शुरुआत किसने की? कैरोलस ने सभी सजीवों को कितने समूहों में बांटा और वे क्या क्या नाम थे दोस्तों? और वर्गीकरण की ये रूपरेखा कैरोलस लिनियस अपनी एक पुस्तक में किया था, जिस पुस्तक का नाम था सिस्टेमा नेचुरी। दिया हुआ नोट में, सिस्टेमा नेचुरी पुस्तक में उन्होंने अपने इस वर्गीकरण की रूपरेखा प्रस्तुत की थी। तो वह पुस्तक भी खासे चर्चित है बायोलॉजी के क्षेत्र में।
अब इसमें क्या अंतर है वो तो बताने की जरूरत नहीं, यानी समान और समान गुणों के आधार पर ही बांटा था। जैसे प्लांट में सेल वॉल होता है, एनिमल में नहीं होता है। प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं, एनिमल नहीं करते। प्लांट एक जगह स्थिर रहते हैं, एनिमल गतिशील होते हैं। तो ढेर सारे अंतर है, इनके अंतरों को आप सेल चैप्टर में भी देख चुके। तो इनमें पर्याप्त अंतर था और कैरोलस लिनियस ने दो भागों में यानी सबगुण कोशिका भित्ति प्रकाश संश्लेषण के आधार पर दो समूह बनाया, जिनका नाम प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम। लेकिन कैरोलस लिनियस का यह वर्गीकरण ज्यादा दिनों तक चल नहीं पाया। दोस्तों, केमिस्ट्री में आप पढ़े होंगे जॉन डाल्टन के बारे में, वो बेचारा आगे चलकर फॉलोअप कर गया। यानी आप कह सकते हैं कि केमिस्ट्री में जो हाल जॉन डाल्टन का हुआ, बायोलॉजी में आगे चलकर वही हाल किसका हो गया, कैरोलस लिनियस का। इन्होंने शुरुआत तो की, इन्होंने वैज्ञानिक रूप से क्लासिफिकेशन किया तो जरूर, लेकिन इनके जमाने में उतने सजीवों की जातियां की खोज नहीं हुई थी। जो जो जीवों की जातियों को खोजा जाने लगा तो बाद में पता चला कि कुछ ऐसे सजीव मिल गए हैं जो ना तो प्लांट में स्थान पा रहे हैं न एनिमल में। जैसे ही फंगी को खोजा हमारे वैज्ञानिकों ने, अब फंगी में जो गुण है न प्लांट से मेल खाते हैं सारे, न एनिमल से मेल खाते हैं। अब क्या किया जाए? और तो और कैरोलस लिनियस के जमाने में सूक्ष्म जीवों की खोज नहीं हुई थी। जैसे ही सूक्ष्म जीव का खोज हो गया, अब बैक्टीरिया को खोज हुआ, तुरंत बैक्टीरिया लेकर आए वैज्ञानिक, किधर डाल दे, प्लांट में डाल दे नहीं होगा, एनिमल में डाल दे नहीं होगा। तो अब क्या करेंगे दोस्तों? तो दोस्तों, कैरोलस लिनियस का वर्गीकरण ज्यादा दिनों तक मान्य नहीं रह पाया, क्योंकि कई ऐसे सजीवों को आगे चलकर वैज्ञानिकों ने खोज निकाला जो न तो प्लांट में स्थान पा रहे थे न ही एनिमल में स्थान पा रहे। कैरोलस लिनियस के जमाने में सूक्ष्म जीवों की खोज नहीं हुई थी और उनको अपने वर्गीकरण करने में अंदाजा भी नहीं तक भविष्य में ऐसा ऐसा होने वाला है। एक वैज्ञानिक हुए केमिस्ट्री में जिसको भविष्य का भी अंदाजा था, मेंडलीव का नाम सुने हैं? वो अपने वर्गीकरण में जगह छोड़ कर रखा था। ठीक है, वो पढ़ेंगे हम बाद में। ठीक है, तो कुछ वैज्ञानिक हुए हैं जो भविष्य का भी अंदाजा लगाए हैं, लेकिन कैरोलस लिनियस को यह अंदाजा नहीं था कि सूक्ष्म जीवों की खोज होगी, ऐसा कुछ हो सकता है। तो धीरे धीरे यह वर्गीकरण क्या हो गया, अमान्य हो गया। वर्तमान समय में जिसका वर्गीकरण पूरे विश्व में मान्य है, उसका नाम है रॉबर्ट हार्डिंग व्हिटेकर, यानी कि RH व्हिटेकर। दोस्तों, कैरोलस लिनियस के वर्गीकरण धीरे धीरे अमान्य हो गया। क्यों हो गया, इस बात को आप समझे कि नहीं समझे? क्योंकि कई ऐसे सजीवों को खोज निकाला गया जो न तो प्लांट में स्थान पा रहे थे न ही एनिमल में। धीरे धीरे और भी कई वैज्ञानिकों के द्वारा वर्गीकरण करने की प्रयास किया गया। जैसे अगर कैरोलस लिनियस के बाद देखिए तो कैरोलस लिनियस के बाद एक वैज्ञानिक आए, जर्मनी के एक वैज्ञानिक थे जिसका नाम था हिकेल। क्या नाम था दोस्तों? हिकेल। हिकेल ने क्या किया था? हिकेल एक नया किंगडम प्रोटिस्टा का निर्माण किया था। किसका निर्माण किया था? और जितने भी सूक्ष्म जीवों की खोज हुई थी, हिकेल ने उसको किसमें डाल दिया? प्रोटिस्टा में डाल दिया। यानी कि कैरोलस लिनियस के वर्गीकरण में आगे चलकर हिकेल नामक एक साइंटिस्ट ने एक और किंगडम को जोड़ा और वह क्या नाम पड़ा उसका? प्रोटिस्टा पड़ा। लेकिन फिर भी दोस्तों, इतना अधिक सजीव की खोज होने लगी कि हिकेल के द्वारा जब कैरोलस लिनियस के वर्गीकरण में जो सुधार किया गया, वो सुधार भी बहुत दिनों तक नहीं चला।
वह सुधार भी बहुत दिनों तक नहीं चला और धीरे धीरे हिकेल के द्वारा जो प्रोटिस्टा जोड़ा गया वो भी कम पड़ने लगा। तब कई और परिवर्तन हुए, लेकिन हम उन परिवर्तनों को छोड़कर डायरेक्ट वर्तमान पर आ जाते हैं। दोस्तों, वर्तमान में जिसका वर्गीकरण पूरे वर्ल्ड में मान्य है, अमेरिका से लेकर रूस तक और पाकिस्तान से लेकर नेपाल तक, वो व्यक्ति कौन है दोस्तों? आर.एच. बिटकर। आर.एच. बिटकर के द्वारा किए गए वर्गीकरण वर्तमान में पूरे विश्व में मान्यता प्राप्त किया हुआ है। वर्तमान में सजीवों के वर्गीकरण की जो रूपरेखा है वे आर.एच. बिटकर ने ही दिया था। तो वर्तमान समय में सजीवों की वर्गीकरण जो चल रहा है वो वर्गीकरण किसका है? आर.एच. बिटकर का। प्रथम वर्गीकरण कौन किया था? प्रथम वर्गीकरण कौन किया था? प्रथम वर्गीकरण कार्ल लिनियस ने किया था और वर्तमान का वर्गीकरण किसने किया है? आर.एच. बिटकर। अब आर.एच. बिटकर ने सजीवों का वर्गीकरण किस आधार पर किया है वो भी आप समझ लीजिए। वैसे आधार क्या होना चाहिए वर्गीकरण का, वो तो हम पहले जान चुके हैं। वर्गीकरण का आधार समान तथा असमान गुण होनी चाहिए। तो ऐसे किन किन गुणों पर रॉबर्ट हार्डिंग ने ध्यान दिए हैं वो भी समझ लीजिए। तो पहला ध्यान इन्होंने दिया है कि सजीव पोषण किस प्रकार के करते हैं। सजीव पोषण किस प्रकार के करते हैं, अर्थात उन्होंने स्वपोषी के लिए अलग वर्ग बनाया है और जिनमें पर पोषण होता है उसका अलग वर्ग बनाया है। यानी बिटकर ने अपने वर्गीकरण में जिन गुणों को महत्व दिए हैं उनमें पहला गुण है सजीवों में होने वाले पोषण। दूसरे जिन गुणों पर रॉबर्ट हार्डिंग बिटकर ने ध्यान दिए हैं दोस्तों, वे है दोस्तों कोशिका के प्रकार। कोशिका के प्रकार पर ध्यान दिए हैं। कोशिका का प्रकार मतलब कोशिका यूकैरियोटिक है दोस्तों या प्रोकैरियोटिक है। तीसरा जिन गुणों पर रॉबर्ट हार्डिंग बिटकर ने ध्यान दिए हैं वे है दोस्तों कोशिका की संख्या। वे है दोस्तों कोशिका की संख्या। कोशिका की संख्या की जीव एक कोशिकीय है, ठीक है, या बहुकोशिकीय। चौथा ध्यान दिए दोस्तों कि उनके विकासीय संबंध किस प्रकार का है। विकासीय संबंध किस प्रकार का है। होते क्या दोस्तों कि इस पृथ्वी पर हर एक जाति का विकास पृथ्वी पर मौजूद पहले से जो जातियां हैं उसी से हुआ है। इस बात को डार्विन ने सिद्ध कर दिए अपने नेचुरल सिलेक्शन सिद्धांत के तहत। तो इस पृथ्वी पर सर्वप्रथम एक जाति उद्भव हुआ, धीरे धीरे उसी जाति से नई जातियों का विकास होते गया। उदाहरण के लिए मानव का विकास बंदर जाति से हुआ है ऐसा माना जाता है। डार्विन के नियम इसकी पुष्टि भी कर देता है दोस्तों। तो इस पृथ्वी पर जितने जातियों को आप देख रहे हैं ना, उन जातियों का विकास पृथ्वी पर पहले से मौजूद जातियों के द्वारा हुआ है। तो हर एक जाति दूसरे जाति से विकासीय संबंध के रूप में कुछ ना कुछ जुड़े होते हैं और उन विकासीय संबंध जैसे मानव और बंदर विकासीय प्रक्रिया में काफी घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं। किन जुड़े हुए? तो उनके बीच जो विकासीय संबंध बनेगा उस पर भी ध्यान दिया है कौन? आर.एच. बिटकर ने। यानी हम समझे थे कि एक वैज्ञानिक वर्गीकरण तब माना जाएगा जब हम समान और असमान गुणों के आधार पर सजीवों के जातियों को वर्गीकृत करें। और रॉबर्ट हार्डिंग बिटकर भी इन्होंने भी वही किया है। और इन्होंने कितने गुणों को ध्यान में रखा है?
यानी कि व्हिटेकर का आधुनिक वर्गीकरण कितने गुणों के आधार पर बने हुए हैं? 4 आधार पर बने हुए हैं। और वो 4 आधार क्या क्या है समझ गए ना दोस्तों? क्लियर हो गया ना? वो 4 आधार कौन कौन है? क्लियर हो गया ना? पोषण के प्रकार, कोशिका के प्रकार, कोशिका की संख्या और विकासीय संबंध। क्लियर हो गया? अब इन 4 गुणों के आधार पर, रॉबर्ट हार्डिंग व्हिटेकर यानी आर.एच. व्हिटेकर ने कुल 5 किंगडम को बनाया। ठीक है? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी और एनिमेलिया। तो वर्तमान में सजीवों को कुल कितने किंगडम में बांटा गया है? लिनियस ने कितने किंगडम में बांटा था? लेकिन वर्तमान में कितने हैं? और ये 5 जगत वर्गीकरण किसके द्वारा हुआ है? ये 5 जगत या 5 किंगडम का निर्माण कितने गुणों को ध्यान में रखकर हुआ है? कितने गुणों को? और 5 किंगडम में दोस्तों 3 किंगडम के बारे में तो आप पढ़ ही चुके हैं। मोनेरा किंगडम में बैक्टीरिया आते हैं, पढ़ा दिए कि ना? और मोनेरा और प्रोटिस्टा किंगडम के बीच डिफरेंस क्या है दोस्तों, वो भी पढ़ा दिए। पढ़ा है कि दोस्तों? यानी कि अगर आप देखिए तो इस 5 किंगडम में, इस किंगडम में, इसमें भी केवल और केवल क्या है दोस्तों? एक कोशिकीय जीव है। और इसमें भी क्या है? एक कोशिकीय जीव है। यानी 5 किंगडम में, 2 किंगडम में केवल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, केवल सूक्ष्म जीव को रखा गया है। और इसकी चर्चा हम 3रा चैप्टर में ही कर लिए। अगर फंगी में आइएगा, इसमें कुछ एक कोशिकीय हैं, कुछ एक कोशिकीय हैं और अधिकांश क्या है? बहुकोशिकीय है। यानी फंगी एक ऐसा किंगडम है जिसमें कुछ एक कोशिकीय है लेकिन अधिकांश क्या है? और अगर बात करिएगा प्लांटी और एनिमिलिया का, तो इसमें केवल कैसे जीव है? बहुकोशिकीय। बहुकोशिकीय मतलब आंखों से दिखेगा, एक कोशिकीय मतलब आंखों से नहीं दिखेगा। तो दोस्तों सजीवों के कितने किंगडम है? 5 किंगडम है। 5 किंगडम में कितने किंगडम में केवल एक कोशिकीय जीव है? 2। कौन कौन? मोनेरा में मुख्य रूप से बैक्टीरिया आते हैं जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। प्रोटिस्टा में मुख्य रूप से प्रोटोजोआ आते हैं जिसके बारे में हम, फंगी में फंगी आते हैं इसके बारे में। सारे पौधे को किस किंगडम में डाला गया है? सारे जंतु को। तो अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में? प्लांटी के बारे में। और चूंकि एनिमिलिया किंगडम प्लांट से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, तो अगला जो 4 के बाद 5वां चैप्टर है वह केवल किस किंगडम के बारे में हम पढ़ेंगे? एनिमिलिया। फिलहाल हम इस चैप्टर में किस किंगडम को देखने वाले हैं? प्लांटी किंगडम को। तीनों किंगडम को हम देख चुके हैं। इसमें मुख्यतः सूक्ष्म जीव है दोस्तों, जो हम आपको 3रा चैप्टर में ही पढ़ा चुके हैं दोस्तों। बोलिए ना सब। क्लियर हो गया? समझ गए? लेकिन थोड़ा और समझना जरूरी है दोस्तों। समझना ये जरूरी था कि शुरू में बताए थे कि 18 लाख जातियां हैं। 18 लाख नाम में सुनकर डर लग जाता है। 18 लाख, लेकिन उस 18 लाख जातियों को समेट दिए हैं मात्र कितने में? 5 में। आप 18 लाख के बारे में अंदाजा लगाना चाहते हैं तो सिर्फ आप कितने के बारे में पढ़ लीजिए? 5 के बारे में पढ़ लीजिए। तो क्लासिफिकेशन क्या, मतलब
कैसा प्रोसेस है कि जो 18 लाख के बारे में आप पढ़ने में हिचकिचा रहे थे, क्लासिफिकेशन करते 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 उसको हम 5 में समेट डाले हैं। अब 5 में नहीं हिचकिचाइएगा, यही है क्लासिफिकेशन का तरीका। कितना आसान कर दिया सजीवों के बारे में पढ़ने में, कर दिया कि नहीं? अब ये 5 किंगडम में 18 लाख जातियां शामिल है। आप एक एक करके नहीं पढ़ना चाहते तो कम से कम 5 को पढ़ लीजिएगा, आपको पता लग जाएगा कि वो 18 लाख जो जातियां हैं उसकी जीवन पद्धति कुछ अंदाज तो आपको लग ही जाएगा। लेकिन दोस्तों, किंगडम जो है ये मोनेरा किंगडम, प्रोटिस्टा किंगडम, फंगी किंगडम, प्लांटी किंगडम, एनिमिलिया किंगडम, ये सब किंगडम जो है ये वर्गीकरण करने का सबसे बड़ा इकाई है। सबसे बड़ा वर्गीकरण की शुरुआत जो होती है वो शुरुआत कहां से करना पड़ेगा? स्पीशीज से करना पड़ेगा। अभी जो आप किंगडम के बारे में पढ़िए दोस्तों, किंगडम वर्गीकरण का सबसे बड़ा यूनिट है। किंगडम पर जाकर वर्गीकरण का प्रोसेस समाप्त हो जाता है। तो सवाल है कि ये वर्गीकरण शुरू कहां से होता है? शुरू तो हमें कहां से करना पड़ेगा? इससे नीचे कुछ नहीं होता है। आपको वर्गीकरण की शुरुआत यहीं से करनी होगी। हालांकि जाति के अंदर वैरायटी होते हैं, एक जाति में कई तरह के आपको क्या मिलेगा? वैरायटी मिलेगा। जैसे गुलाब का फूल है, लाल गुलाब का फूल, उजला गुलाब का फूल, गुलाबी गुलाब का फूल। बैगन है तो लंबा बैगन, गोल बैगन, हरा बैगन। बैगन एक जाति है लेकिन उसी जाति में कई वैरायटियां हैं। तो जाति को भी हम वैरायटियों में बांट सकते हैं, लेकिन वैरायटी में हमें बांटने की अभी कोई आवश्यकता नहीं है। कहने का मतलब जो है कि अगर हम सजीवों के वर्गीकरण करने की शुरुआत करें तो यह वर्गीकरण की शुरुआत कहां से होती है? जाति से होती है। ध्यान दीजिएगा। समान गुण वाले जातियों को मिला करके, समान गुण वाले जातियों को मिला करके बनाया जाता क्या? जीनस। यानी क्या दोस्तों? वंश। जाति मिलकर क्या बन गया? वंश। यानी जिन जिन जातियों में समान गुण है उन जातियों को मिला करके क्या बनाया जाता है? वंश। जैसे बंदर और मानव एक ही वंश में है, एक ही वंश में। जितने भी मांसाहारी जीव हैं एक ही वंश कार्निवोरस में शामिल है। फिर समान गुण वाले वंश को मिला करके क्या बनाया जाता है? फैमिली बनाया जाता है। यानी क्या? कुल। समान गुण वाले जातियों को मिलाकर क्या बनाया जाता है? वंश बनाया जाता है। समान गुण वाले वंश को मिला करके कुल बनाया जाता है। समान वाले कुल को मिलाकर क्या बनाया जाता है? ऑर्डर, गण। थोड़ा सही करिएगा, नोट में एक छूट गया है। समान गुण वाले ऑर्डर मिलकर क्या बनाते हैं? क्लास। क्लास नहीं ना है, क्लास बीच में छूट गया है, उसको सही कर लीजिएगा। ऑर्डर के बाद क्लास। समान गुण वाले गण को मिला करके क्या बनाया जाता है? क्लास। समान गुण वाले क्लास को मिला करके क्या बनाया जाता है? डिवीजन। या डिवीजन का इस्तेमाल प्रायः पौधों के लिए करते हैं, अब फाइलम का इस्तेमाल मुख्यतः जंतु के लिए करते हैं। लेकिन जरूरी नहीं है, किसी के लिए किसी का भी इस्तेमाल कर सकते, लेकिन अधिकांशतः डिवीजन को हम पौधों के संबंध में उपयोग लाते हैं और फाइलम को हम जंतु के लिए यूज लाते हैं।
क्लियर है बात, समझ गए ना। अब समान गुण वाले फाइलम को मिला करके क्या बनाया जाता है, किंगडम बनाया जाता है। तो किंगडम की संख्या कितनी है, जातियों की संख्या लगभग कितना आ गया था, इतना लगभग, और बढ़ गया दोस्तों। ये थोड़ा पुराना डाटा है लेकिन इससे भी ज्यादा है। तो वो 8 मिलियन जातियों को वर्गीकृत करते 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 अंत में कहां पर ले आए हैं, 5 पर ले आए। तो वर्गीकरण एक क्रम में किया जाता है दोस्तों, और ये क्रम को याद रखना बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो आपको याद रखना पड़ेगा कि वर्गीकरण की शुरुआत कहां से होती है, जाति से होती है। वर्गीकरण की शुरुआत कहां से होती है, वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई क्या है, या वर्गीकरण की आधार इकाई क्या है, तो जाति से वर्गीकरण की शुरुआत होता है। जाति वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई है, जाति वर्गीकरण की आधार इकाई है, बेस यूनिट है दोस्तों। समान गुण वाले जातियों को मिला करके वंश बना दिया जाता है, समान गुण वाले वंश को मिलाकर कुल बना दिया जाता है, समान गुण वाले कुल को मिलाकर गण बना दिया जाता है, समान गुण वाले गण को मिलाकर वर्ग बना दिया जाता है, समान गुण वाले वर्ग को मिलाकर डिवीजन या फाइलम बनाया जाता है, और समान गुण वाले फाइलम को मिलाकर, यानी वर्गीकरण की शुरुआत जाति से होकर के किंगडम पर समाप्त हो जाता है। तो वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई क्या है, जाति है। वर्गीकरण की सबसे बड़ी इकाई क्या है, सबसे छोटी इकाई, सबसे बड़ी इकाई, कोई दिक्कत नहीं। यानी कि हम 18 लाख जंतुओं को वर्गीकृत करते करते हम 5 पर ले आते। क्लियर हो गया दोस्तों, बात को समझ गए ना। तो क्लासिफिकेशन क्या है समझे, क्लासिफिकेशन क्यों करना है जरूरी ये समझे, और क्लासिफिकेशन वर्तमान में किसका मान है और पहले कौन किया, इस बात को समझ गए आप। वर्गीकरण में वर्तमान में कुल कितना किंगडम है, वर्गीकरण करने की क्या क्या कैटेगरी और कैसे आगे बढ़ते हैं, इस बात को आप समझे तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। इतना समझ गए तो फिर टॉप करने के अलावा कोई विकल्प नहीं आपके पास। क्लियर है, एक बार पुनः आ जाइए जितना अब तक पढ़े हैं। सबसे पहले सजीवों की इतनी अधिक जातियां हैं जिसको एक एक करके पढ़ना संभव नहीं है। सजीवों के जातियों के अध्ययन को आसान बनाने के लिए वैज्ञानिक समान और असमान गुणों के आधार पर सजीवों को भिन्न भिन्न समूहों में बांटते हैं। समान और असमान गुणों के आधार पर विभिन्न समूहों में बांटना क्लासिफिकेशन कहलाता है। क्लासिफिकेशन को हम विज्ञान की जिस शाखा में पढ़ेंगे उसे टैक्सोनॉमी कहा जाता है। क्लासिफिकेशन की शुरुआत या टैक्सोनॉमी की स्थापना कैरोलस लिनियस, कैरोलस लिनियस के वर्गीकरण में कितने किंगडम थे, तो कैरोलस लिनियस 2 ही किंगडम का निर्माण कर पाए थे, क्योंकि उनके समय उतने ज्यादा सजीवों की खोज, धीरे धीरे जैसे सजीवों को खोज होते गया वैसे वैसे लिनियस का वर्गीकरण फेल हो गया। वर्तमान में जिसका वर्गीकरण चल रहा है वो है आर.एच. बिटकर के वर्गीकरण में कुल कितने जगत है, और आर.एच. बिटकर ने सजीवों के 5 जगत का निर्माण 4 गुणों के ध्यान में रखकर किया है। और वो कौन कौन से गुण है समझ गए ना। उसके बाद हम वर्गीकरण के विभिन्न स्तरों को समझे कि वर्गीकरण की शुरुआत कहां से होती है और खत्म कहां पर होते हैं, किंगडम में होता है। क्लियर हो गया, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं ना। और एक जो क्लास छूटा हुआ है, क्लास जो छूट गया नोट में, वो लिख लिया है ना, हाँ इसको लिख लीजिएगा। देखिए बहुत जगह टाइपिंग मिस्टेक है तो उसको सही करना आपकी जिम्मेवारी है। कैसे सही करिएगा, ये आप मान कर चलिए कि हम जो पढ़ा रहे हैं वो 100% सही है।
अगर हमारे पढ़ाने के विरुद्ध हमारा नोट जा रहा है तो उसको सही कर लेंगे, आपके कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। आइए एक अलग कॉन्सेप्ट पर आते हैं, बायनोमियल। बायनोमियल नोमेनक्लेचर। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, हम जो वर्गीकरण को पढ़ने वाले हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। हम लोग किंगडम को किसको में बांटेंगे? फाइलम को। यानी हम लोग इतने आगे नहीं बढ़ेंगे दोस्तों। हमारा जो सिलेबस है, हम लोग जैसे प्लांट किंगडम को पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि प्लांट किंगडम में कौन कौन से फाइलम को रखा गया। वही जिसको मेडिकल का तैयारी करना, नीट का एग्जाम देना है, उसके लिए पूरा सिलेबस है ये, और 1.5 महीना तक क्लासिफिकेशन वो लोग पढ़ते रहता है। लेकिन हम लोग को डॉक्टर थोड़ी बनना है, दारोगा बनना है। दारोगा का रेंज सिर्फ कहां तक है? फाइलम तक। तो क्लासिफिकेशन को अगर हम पूरा डिटेल से समझे तो निश्चित है इतने भागों में बांटकर हमें पढ़ना पड़ेगा। लेकिन हमारा परीक्षा का सिलेबस इतने बांटने को नहीं कहता है। हम सिर्फ देखेंगे प्लांट किंगडम को और देखेंगे प्लांट किंगडम में कौन कौन से फाइलम शामिल है और उस फाइलम के पौधे में कौन सी विशेषता मौजूद है। हम उन्हें और आगे तक नहीं तोड़ेंगे दोस्तों। क्लियर हो गया ना? आइए एक नए चीजों को देखते हैं, बायनोमियल नोमेनक्लेचर। वैज्ञानिक एक बहुत बड़ा टेंशन को दूर किया क्लासिफिकेशन करके। बहुत बड़ा टेंशन था, नहीं तो हम सजीव के बारे में पढ़ ही नहीं सकते। अब पढ़ना भी शुरू करेंगे, पता चलेगा एग्जाम का डेटा आ गया, क्लासिफिकेशन चल रहा है क्या। तो एक बड़ी समस्या क्लासिफिकेशन के जरिए समाधान किया हमारे जीव वैज्ञानिकों ने, लेकिन उनके पास एक नई समस्या आ गई फिर से। वो नई समस्या क्या है दोस्तों? कि एक ही सजीव की जातियों का नाम कहीं कुछ है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ। एक ही जाति है, नाम कुछ। और आसान सा एग्जाम्पल देंगे आपको। मधेपुरा जिला जाइएगा, वहां झींगा चलता है, ठीक है। मधेपुरा जिला, कोई है मधेपुरा जिला के? कोसी इलाका हर जगह जो है, वहां झींगा नाम का एक सब्जी चलता है ना। सेम टू सेम वही सब्जी पटना के मार्केट में आइएगा, नेनुआ। यानी कि नेनुआ हो जाता है, यानी झींगा का नाम बदलकर क्या हो जाता है? एक ही जाति है कि नहीं? एक ही जाति है कि नहीं? जो नहीं समझ रहे टेंशन फ्री रहिए, जो समझ रहे हैं वो समझ रहे हैं क्या प्रॉब्लम है। अब आपको हम बता रहे हैं, अब जो नहीं समझे एग्जाम्पल, प्याज जो क्या आ जाता है इधर, यहां पर प्याज उत्तर भारत में, दक्षिण भारत में जाइएगा ना, प्याज को बेंगायम कहा जाता है, बेंगायम कहा जाता है। क्लियर है? अब दोस्तों बात यह है कि एक ही जाति है, कहीं पर नाम कुछ, कहीं पर नाम कुछ। अब बिहार का आदमी जाएगा दक्षिण भारत के किसी राज्य में, प्याज खोज रहा है। अब मान लीजिए कि प्याज को अगर देखा नहीं तो खोजने में समस्या होगी कि नहीं? समझ जाओगे। अंग्रेज जाएगा, ऑनियन के लिए मार कर रहा है। मान लीजिए ऑनियन कोई नहीं समझ रहा है तो एक समस्या होगी कि नहीं? समझ। कहने का मतलब यह है कि एक ही सजीवों की जातियों का नाम कुछ क्षेत्र में कुछ है, कुछ क्षेत्र में कुछ है, कुछ क्षेत्र में कुछ। इसलिए एक बड़ी समस्या ये होती है कि उन जातियों को विश्व के सभी भागों में पहचान करना क्या हो जाता है? मुश्किल हो जाता है। या पौधों के संबंध में कोई रिसर्च होता है, उस रिसर्च को एक जगह से दूसरे जगह फैलने में क्या हो जाता है? दिक्कत हो जाता है।
मान लीजिए कि भारत के जीव वैज्ञानिकों ने शीशम के पेड़ पर कोई रिसर्च किया है, वो रिसर्च अमेरिका में पहुंचेगा, तो सबसे पहले जीव वैज्ञानिक को यह तय करना पड़ेगा जो हमें भारत में जो शीशम है उसको तो पहले ये देखेंगे अमेरिका में क्या कहते हैं। डायरेक्ट यहां से कह देंगे कि शीशम के पेड़ पर ये रिसर्च हुआ है और ये करने से शीशम के पेड़ की आयु बढ़ती है, या किसी भी तरह का रिसर्च है। अगर अन्य वैज्ञानिक अन्य देश के लोग शीशम से परिचित नहीं है तो समझ पाएंगे। मान लीजिए कि ऑस्ट्रेलिया के जंगल में आग लग गया, पेड़ पौधे जल रहे हैं और रिपोर्टिंग हो रहा है और पेड़ के नाम बोल रहे हैं ये जल रहा वो जल रहा, आप समझ पाइएगा कुछ, वहां कुछ और नाम है यहाँ कुछ और नाम है। तो दोस्तों एक ही जातियों का नाम भिन्न भिन्न देशों में तो छोड़िए, बिहार के विभिन्न जिलों में अलग अलग हो जाता है, एक राज्य में अलग अलग हो जाता है, भिन्न भिन्न राज्यों में अलग अलग हो जाता है, भिन्न भिन्न देशों में तो कितना अलग होगा इसका सिर्फ आप अंदाज लगाइए दोस्तों। तो एक ही सजीवों के जातियों का नाम भिन्न भिन्न जगह पर भिन्न भिन्न होने के कारण कई तरह के समस्याओं का समाधान, कई तरह की समस्या उत्पन्न हो गई थी। एक कि जीव वैज्ञानिक उसे आसानी तरीके से विश्व के प्रत्येक कोनों में ठीक तरह से पहचान नहीं कर पाते थे। कोई एक पौधे पर एक देश रिसर्च किया तो वो रिसर्च ठीक तरह से दूसरे देश के पास पहुंच नहीं पाते थे। कहीं पर पौधों के संबंध में रिपोर्टिंग हो रही है, उस रिपोर्टिंग को सिर्फ उसी देश या उसी क्षेत्र के लोग समझ पाएंगे और क्षेत्र का नहीं समझ पाएंगे। इन्हीं समस्याओं का समाधान करने के लिए विश्व के पूरे जीव वैज्ञानिकों ने एक मीटिंग बैठाया। विश्व के पूरे जीव वैज्ञानिकों का एक बैठक हुआ और बैठक में यह निर्णय लिया गया कि आप जाति को जिस नाम से जानना चाहते हैं जानिए, लेकिन एक नाम ऐसा रखिए जो पूरे वर्ल्ड में क्या हो, समान हो। बात को ध्यान दिए कि नहीं, एक ही सजीवों के जातियों का भिन्न भिन्न नाम होने के कारण, भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न नाम होने के कारण जब समस्याएं उत्पन्न होने लगी तो जीव वैज्ञानिक पूरे वर्ल्ड का बैठे और बैठक करके निर्णय लिए कि सजीव को लोग अपने क्षेत्र में जो कहते हैं कहे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक नाम ऐसा रखा जाए एक सजीव का जो पूरे विश्व में क्या हो, समान हो। और इस तरह से इस निर्णय पर सहमति बनी और विश्व एक सजीव का नाम जो पूरे विश्व में एक होगा वह जिस आधार पर तय होता है उसका नाम क्या है दोस्तों, बायनोमियल नोमेनक्लेचर में किसी भी सजीवों का नाम उसके वंश एवं उसके जाति के नाम पर रखा जाता है, और वंश और जाति को मिलाकर जो नाम रखा जाता है उसको क्या कहते हैं, वैज्ञानिक नाम कहते हैं। उसे क्या कहते हैं दोस्तों, वैज्ञानिक नाम कहते हैं। पौधों के संदर्भ में वनस्पतिक नाम भी कहा जाता है, बोटनिकल नेम भी कहा जाता है, साइंटिफिक नेम या बोटनिकल नेम। तो भिन्न भिन्न नाम होने के कारण कितना समस्या उत्पन्न हुआ देखे ना। इन समस्याओं का समाधान के लिए वैज्ञानिक निर्णय लिए, इन समस्याओं का समाधान के लिए वैज्ञानिक निर्णय लिए कि एक नाम सजीव का ऐसा रखना है जो पूरे विश्व में क्या हो, समान हो। और जो नाम एक सजीव का पूरे विश्व में एक समान होता है उस नाम को क्या कहते हैं, वैज्ञानिक नाम। एक सजीव का वैज्ञानिक नाम या पौधों के संदर्भ में वानस्पतिक नाम पूरे वर्ल्ड में क्या होता है, समान होता है। और वैज्ञानिक नाम लिखने के लिए दो टर्म का इस्तेमाल किया जाता है, आगे के टर्म में किसका और पीछे टर्म में। चूंकि वैज्ञानिक नाम दो टर्म में लिखे जाते हैं तो नामांकन की इस पद्धति को क्या नाम दिया गया है, बायनोमियल नोमेनक्लेचर। तो बायनोमियल नोमेनक्लेचर क्या है, इसका हिंदी नाम है द्विनाम पद्धति। बायनोमियल नोमेनक्लेचर क्या है,
तो यह सजीवों के नामांकन करने की एक विधि है। और बायनोमियल नोमेनक्लेचर के द्वारा जो सजीवों का नामकरण किया जाता है उसमें कितने टर्म का इस्तेमाल होता है? कौन कौन? हाँ, आगे में वंश का इस्तेमाल होता है, पीछे में। और बायनोमियल नोमेनक्लेचर के द्वारा जो नाम निर्धारित होते हैं वह नाम सजीवों का पूरे वर्ल्ड में क्या होते हैं? समान होते हैं। और इस तरह के नाम को क्या कहा जाता है? वैज्ञानिक नाम कहा जाता है, या क्या कहा जाता है? वानस्पतिक नाम कहा जाता है। वैज्ञानिक नाम कहा जाता है या वानस्पतिक नाम कहा जाता है? वैज्ञानिक नाम कहा जाता है या वानस्पतिक नाम कहा जाता है? एग्जाम्पल ले लीजिए कि आम का वैज्ञानिक नाम मेंजीफेरा इंडिका है। मेंजीफेरा इंडिका है। तो मेंजीफेरा आम का क्या है? इंडिका क्या है? जाति। यानी भारतीय आम में है इसलिए इंडिका लगा है। फिर पाकिस्तान जाएंगे तो वहां मेंजीफेरा पाकिस्ताना हो जाएगा। ठीक है, हर देश आम के मतलब ये नाम हंसने वाली बात नहीं है, ऐसा ही नाम है दोस्तों। क्लियर हो गया? वैज्ञानिक नाम समझे कि नहीं? अब वैज्ञानिक नाम पूरे वर्ल्ड में क्या होते हैं? एक समान होते हैं। अमेरिका चले गए, आम आम कह रहे हैं, समझ नहीं रहा कोई, बोल दीजिए मेंजीफेरा अमेरिकाना चाहिए, मेंजीफेरा अमेरिकाना चाहिए, समझ जाएगा सब। अच्छा, आम का बात कर रहा है, मैंगो का बात कर रहा है दोस्तों। तो साइंटिफिक नाम पूरे वर्ल्ड में क्या होते हैं? एक समान होते हैं। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत दोस्तों? चलिए, तो अब क्लासिफिकेशन समझ गए ना दोस्तों। आइए अब करना क्या है कि कुछ वैज्ञानिक नाम आपके नोट में दिया हुआ है, ठीक है? उसको क्या कर लीजिएगा? याद कर लीजिएगा। याद करने का मतलब याद कर ही लीजिएगा। नहीं याद होगा तो उसका परिणाम हम तो झेल रहे हैं, आप झेलने के लिए तैयार रहिए दोस्तों, ठीक है? तो उसको याद कर लीजिएगा। और याद करने का सबसे आसान तरीका हम बता रहे हैं। एक दिन में केवल एक याद करिएगा, परीक्षा तक गारंटी है पूरा याद हो जाएगा। आधार पर आके सोचिएगा एक के दिन में एक पूरा याद कर लेंगे, ऐसा नहीं करना है। जितने भी वैज्ञानिक नाम है आपको एक दिन में सिर्फ कितना याद करना है? एक। दो तीन तो आपको याद होगा, जैसे मानव का होमो सैपियंस, आम का मेंजीफेरा इंडिका, और मेढक कराना, कुछ याद होगा। जो याद नहीं है उसको एक एक करके याद कर लीजिएगा। एक दिन में एक याद करना है, ठीक है? और एक दिन में एक याद करने का मतलब दिमाग में बिठा लिए, उसको बार दिन खाने से पहले 3 बार, सोने से पहले 3 बार, इतना कंठस्थ हो जाएगा कि फिर कोई दिक्कत नहीं होगा। क्लियर? समझ गए ना? अब बाकी तो हम प्रश्नों पर आएंगे ही आएंगे। आ जाते हैं दोस्तों। अगर आप वर्गीकरण समझ चुके हैं, अगर आप वर्गीकरण समझ चुके हैं तो आ जाइए दोस्तों प्लांट किंगडम पर। प्लांट किंगडम शुरुआत कर देना। प्लांट किंगडम में सारे के सारे प्लांट को रखा गया है। प्लांट के कोशिका में कोशिका भित्ति होती है, प्लांट स्वपोषी होते हैं, ये बात आप समझते होंगे। और प्लांट किंगडम में जो भी है सब मल्टी सेलुलर है, बहुकोशिकीय। तो प्लांट किंगडम को पहले 2 सब किंगडम में बांटा गया है। 2, एक वैज्ञानिक हुए जिनका नाम क्या था? आई कलर। एक वैज्ञानिक हुए जिनका नाम था आई कलर। आई कलर नामक साइंटिस्ट ने सबसे पहले प्लांट किंगडम को 2 सब किंगडम में डिवाइड किया। 2 सब किंगडम में डिवाइड किया। और 2 सब किंगडम में कौन कौन थे?
क्रिप्टो गेम और फेनरो गेम्स। हिंदी में भी दोस्तों यही नाम है, हिंदी में भी यही नाम है, क्रिप्टो गेम और फेनरो गेम। क्रिप्टो गेम और तो सबसे पहले प्लांट किंगडम को दो सब किंगडम में डिवाइड किया गया, क्रिप्टो गेम और अब क्रिप्टो गेम फेनरो गेम में क्या अंतर है या किन गुणों के आधार पर यह बांटा गया है उसको समझ लीजिए। क्रिप्टो गेम सब किंगडम, ये सब किंगडम है दोस्तों। किंगडम बहुत बड़ा रहता है ना तो उसे सब किंगडम में डिवाइड किया जाता है। जैसे प्लांट और एनिमलिया किंगडम जो है उसको सब किंगडम में भी डिवाइड किया गया है, यानी कुछ फाइलम को मिलाकर सब किंगडम और सब किंगडम को मिलाकर के किंगडम। तो प्लांट किंगडम को कितने सब किंगडम में डिवाइड किया गया है? क्रिप्टो और फेनरो, हिंदी में भी यही नाम है, क्रिप्टो और यह विभाजन किसके द्वारा हुआ है? आई कलर के द्वारा हुआ है। किसके द्वारा हुआ है? आई कलर के द्वारा हुआ। अब समझिए कि क्रिप्टो गेम में ऐसे पौधे को रखे गए हैं जिनमें कभी फूल नहीं खिलते हैं, जिनमें कभी बीज नहीं लगते। ऐसे पौधे जिनमें कभी फूल और बीज नहीं आते हैं, वे सारे पौधे को किस सब किंगडम में रखा गया है? यानी क्रिप्टो गेम पौधे के ऐसे समूह हैं, क्रिप्टो गेम पौधे के ऐसे समूह हैं जिनमें कभी फूल और बीज, वैसे फूल नहीं होगा तो फल नहीं होगा, अब फल नहीं होगा तो बीज होगा? नहीं होगा दोस्तों। लेकिन कुछ पौधा है जिसमें फल नहीं होता लेकिन बीज होता है, ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे। लेकिन फूल नहीं है तो क्रिप्टो गेम। अब बस फेनरो गेम में उसको रखा गया है जिसमें फूल और बीज होते हैं। फूल ना भी हो लेकिन बीज क्या होते हैं? 100% होते हैं। तो मुख्य अंतर है किसको लेकर? बीज को लेकर। क्योंकि फेनरो गेम में भी कुछ प्लांट ऐसा है जिसमें फूल नहीं खिलता है दोस्तों, लेकिन फूल नहीं खिलने के बावजूद आश्चर्यजनक तरीके से उसमें बीज होते हैं। तो प्लांट किंगडम कितने सब किंगडम में बटा? ऐसे पौधे जिसमें कभी फूल नहीं खिलते हैं किस समूह में है? फूल खिलने वाले पौधे। क्लियर हो गया? क्रिप्टो गेम ऐसे पौधे का समूह है जिसमें फूल और बीज नहीं खिलते हैं। क्रिप्टो गेम ऐसे पौधों का समूह है जिसमें फूल और बीज नहीं होते हैं। और फेनरो गेम ऐसे समूह है जिसमें फूल और बीज, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। अब दोस्तों हम किंगडम को सब किंगडम में बांटे, अब सब किंगडम को फाइलम में बांटेंगे। सब किंगडम को फाइलम में बांटेंगे। तो क्रिप्टो गेम कैसे पौधा का समूह है जिसमें फूल और बीज नहीं होते हैं। अब क्रिप्टो गेम को 3 भागों में या 3 फाइलम में डिवाइड किया गया है। क्रिप्टो गेम को कितने फाइलम में डिवाइड किया गया है? 3। क्रिप्टो गेम को कितने फाइलम में डिवाइड किया गया है? 3। थैलो फाइटा, दूसरा बरायो फाइटा और तीसरा टेरिडो फाइटा में पी साइलेंट हो जाता है। ठीक है, पी क्या हो जाता है? साइलेंट हो जाता है। तो क्रिप्टो गेम जिस पौधे में फूल और बीज नहीं आते हैं उसे कितने फाइलम में डिवाइड किया गया है? 3 फाइलम में, थैलोफाइटा, बराफाइटा, टेरिडोफाइटा। तो ध्यान दीजिए, थैलोफाइटा क्रिप्टो गेम है, अर्थात थैलोफाइटा में भी फूल और बीज नहीं होते। बराफाइटा भी क्रिप्टो गेम है, अर्थात बराफाइटा में भी फूल और बीज नहीं होते हैं। टेरिडोफाइटा भी क्रिप्टो गेम है, अर्थात टेरिडोफाइटा में फूल और बीज नहीं होते।
यानी थैलोफाइटा समूह का पौधा, बराफाइटा समूह का पौधा, टेरिडोफाइटा समूह का पौधा ऐसे पौधे हैं जिनमें न तो कभी फूल खिलेंगे और न ही कभी बीज लगेंगे। फल की तो बात आप कर ही नहीं सकते हैं दोस्तों। क्लियर हो गया? तो क्रिप्टोगैम बिना फूल वाला पौधा कितने फाइलम में डिवाइड हुआ? कौन कौन? आइए दोस्तों, इसके बाद हम फूल वाला पौधा को क्या कहते हैं? एक याद करने में थोड़ा आसानी होगा। फो से फूल है, फो से फैनरो। क्या नहीं जी? फैनरोगेम। फैनरोगेम ऐसे पौधे के समूह है, ऐसे पौधे का समूह है जिसमें फूल होते हैं और इसको दो भागों में विभक्त किया गया है। एक जिम्नोस्पर्म और इसका हिंदी नाम क्या है? अनावृत बीजी। थैलोफाइटा, बराफाइटा, टेरिडोफाइटा को हिंदी में भी वही कहते हैं, हिंदी में भी वही कहते हैं, लेकिन जिम्नोस्पर्म को अनावृत बीजी कहते हैं। और दूसरा है आपको एंजियोस्पर्म, यानी क्या? आवृत बीजी। तो ऐसे पौधे जिसमें फूल खिलते हैं, हालांकि जिम्नोस्पर्म में फूल नहीं खिलते हैं। जिम्नोस्पर्म में फूल लेकिन बीज लगते हैं, और एंजियोस्पर्म में फूल खिलते हैं, फल लगते हैं, बीज लगते हैं। क्लियर हो गया? तो फैनरोगेम्स कितने प्रकार के, कितने फाइलम में? तो अगर आप प्लांट किंगडम की बात करिएगा तो प्लांट किंगडम के अंतर्गत कुल 5 फाइलम है। कुल कितने फाइलम है? थैलोफाइटा, बराफाइटा, जिम्नोस्पर्म, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और, यानी इस पृथ्वी पर आपको 5 कैटेगरी के पौधे मिल सकते हैं। कितने कैटेगरी का? और अगर आप पौधों के बारे में पहचान विकसित करना चाहते हैं तो इसी 5 फाइलम को पढ़ना पड़ेगा दोस्तों। तो प्लांट किंगडम में कुल कितने फाइलम है? 5 फाइलम है। कुल कितने फाइलम में फूल बीज नहीं होते हैं? 3। कौन कौन? क्लियर हो गया? कितने फाइलम में बीज होते हैं? कौन कौन? और हर फाइलम के लक्षण अन्य फाइलम के लक्षण से भिन्न है। जो समान है वो यही है कि सब में कोशिका भित्ति है, सब प्रकाश संश्लेषण करते हैं, लेकिन कई सारे गुण असमान है इन फाइलम का। तो आइए दोस्तों, नेक्स्ट क्लास में हम एक एक फाइलम को पढ़ करके अगले क्लास में इसको सर्वसंसार आ रहे हैं। लाइए ऑनलाइन वाला लाइए, क्या प्रॉब्लम है? चलिए बोलिए ऑनलाइन वाले दोस्तों, क्या क्या ना समझे? हल्ला करने के लिए बोले हैं? देखिए तो प्रश्न पर जाइए, तो जितना बके हैं आज उससे प्रश्न सोल्व हो रहा है कि नहीं? रुक गया है? अच्छा चलिए, मोहन कुमार यादव, पीयूष सिंह, सलोनी, संजीव कुमार, अजय कुमार, सोनू कुमार, सुधीर कुमार, सचिन मेहरा। आज क्लास जल्दी खत्म हो गया। न क्लास को टर्निंग पॉइंट पर खत्म किए हैं, ठीक है। अब अगले क्लास में पूरा क्लियर हो जाएगा। क्लासिफिकेशन को समझने से पहले बेस बनाना पड़ता है, क्योंकि क्लासिफिकेशन 9th में होता है। 9th क्लास में क्लासिफिकेशन का बेस कहां पर है? एनसीईआरटी बुक पढ़िएगा तो 9th क्लास में है। और 9th क्लास में लोग क्या पढ़ता है आप जानते हैं, 10th को भी ठीक से नहीं पढ़ता है। तो
एकाएक अगर आ जाएंगे क्लासिफिकेशन पर ना, तो फिर समझने में दिक्कत हो जाएगा, और दिक्कत नहीं होगा तो आपको रटने में दिक्कत हो जाएगा दोस्तों। तो क्या दोस्तों इजाजत दीजिए, मिलते हैं अगले क्लास में। आइए देखिए क्वेश्चन, आइए कोशिका द्रव्य कोलोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में राइबोसोम। कोलोप्लास्ट का तो 70S होगा, माइटोकॉन्ड्रिया का 70S होगा, ठीक है। अब कोशिका द्रव्य में भी 70S होगा। S होगा। क्या अस्थि मज्जा में होता है? तो अरे हल्ला नहीं करिए, एक मिनट। हाँ, कल टेस्ट में होता है, कभी एक आध मिस्टेक हो जाता है, टेंशन का लेते हैं, ठीक है। होता क्या ना, कभी कभी टाइप करने में या एकाएक 500 क्वेश्चन बनाना है तो एक आध मिस हो जाता है, और मिस वही होता है जिससे आपको पता चल जाए कि मिस क्या है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपको पता नहीं चलेगा मिस क्या है। ओके, और कोई दिक्कत नहीं ना? तुम लोग का नोट किधर है? जी? बैग में है। ओ, क्या हुआ? रोशन सर को बोल देते हैं ऊपर में क्लास समाप्त आ गए हैं नीचे में। अच्छा, तो बोलिए ना, हम चले जाते। लाइव है ना जी? चलिए, क्या हाल चाल है हो? ठीक है, पढ़ लिए बायोलॉजी। जो परसों टेस्ट हुआ था, परसों के टेस्ट, हाँ कल भी हुआ है, हमको पता है कल भी, तो पहले परसों की बात करने दीजिए ना। परसों जो टेस्ट हुआ था उसका तो सब चीज जारी कर दिए, आप देख ही लिए होंगे आपको कितना मार्क आया है, ठीक है। तो आपका नाम ना है तो कुछ ना कुछ OMR में आप गलती किए होंगे, कुछ ना कुछ तो किए होंगे, बिना गलती का तो हो ही नहीं सकता है कि नाम ना हो, ठीक है। चलिए, तो आप अपना देख ही लिए होंगे क्या आपका सिचुएशन है। अब यहां से आपको ऊपर बढ़ाना है, ऊपर उठाना है। तो सबसे कम हमको लगता है 9 मार्क आया है, 9, सबसे कम 9 मार्क आया है। 9 है, 11 है, 13, 14, 15, 17, 20, 22, 25, यानी 55 से कम ही है सबको। और जो 55 आया वो भी किसी लड़की को आया है, समझ रहे हैं। तो अब देखते हैं, आप लोग से बात करते हैं, जितने लोग हैं हम प्रयास करते हैं, जिनको भी 40 मार्क से कम है, सॉरी हाँ, लड़का में 40 मार्क से कम है और लड़का में 40 मार्क से आगे है तो ठीक ठाक हैं आप कुछ कर सकते हैं जीवन में, इस सिचुएशन में है। और लड़की में अगर 30 मार्क से ज्यादा है तो आप ठीक ठाक हैं, अगर कम है तो फिर भारी दिक्कत है, बहुत दिक्कत है। तो 40 से कम लड़का वालों से हम मिलने का बहुत जल्दी प्रयास करते हैं, और 30 से कम लड़की जिसको आया उससे मिलने का जल्दी प्रयास करते हैं। जल्दी ही मिलेंगे आपसे, पूछेंगे क्या दिक्कत है। तो आपको 2 सब्जेक्ट लेकर के फिलहाल हम चल रहे हैं, इतिहास, बायोलॉजी। तो ये 2 काफी व्यापक सब्जेक्ट है, यही कारण होता है कि सबसे पहले इसी 2 सब्जेक्ट की शुरुआत करते हैं। सबसे बड़ा अंग होता है साइंस में बायोलॉजी और आर्ट पेपर में इतिहास, तो ये चीज है। तो अब जो है आपका क्लास फिलहाल मंडे टू
सैटरडे चल रहा है, तो सोचे हैं संडे को भी 2 घंटा दीजिए। और संडे को जो है इतिहास नहीं पढ़ाएंगे, संडे को जो है आपको पॉलिटी शुरू करने जा रहे हैं। पॉलिटी का नोट आपको मिल जाएगा, यानी आज शाम से ही 2 बजे के बाद पॉलिटी का नोट मिलना ऑफिस में प्रारंभ हो जाएगा। पॉलिटी का पार्ट 1 है, समझिए, काफी विस्तार पूर्वक, जैसे आपको बायोलॉजी का नोट है वैसे ही पॉलिटी का जो है काफी विस्तार पूर्वक पार्ट 1 जो है आज आ रहा है, टाइपिंग किया हुआ है, समझ गए। तो वो आपको मिल जाएगा। एप्लीकेशन पे भी हम ऑनलाइन वाले लोगों के लिए एप्लीकेशन पर हम अपलोड कर देंगे। तो प्रत्येक रविवार को 10 बजे से, प्रत्येक रविवार को 10 बजे से पॉलिटी का क्लास होगा। 10 से लेकर 1 बजे तक लगभग में, 10 से 12, 1, 2-3 घंटा का सेशन रखेंगे, 3 घंटा का सेशन रखेंगे, 10 से 1, समझ गए। तो तीसरा सब्जेक्ट शुरू कर दे रहे हैं, और स्पेशली लड़की लोग के लिए बोल रहे हैं और सब के लिए बोल रहे हैं। जैसे ही वैकेंसी का नोटिफिकेशन आ जाएगा ना, तो आपके क्लास में मैथ की भी शुरुआत हम कर देंगे, क्योंकि लड़की लोग स्पेशली मैथ के कारण ही खत्म हो जाती है, छट जाती है, समझ गया। और बहुत सारे लड़का भी हैं, ऐसा होता है, ठीक है। तो कल आपका क्लास है सुबह में 10 बजे से, और पॉलिटी का क्लास है, कल से पॉलिटी प्रारंभ करेंगे। और पॉलिटी सिर्फ और सिर्फ रविवार को होगा, सिर्फ और सिर्फ रविवार को होगा, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में होगा, समझ गए। जैसे चलता है क्लास वैसे ही चलेगा, समझ गए। तो यही अनाउंसमेंट करना था, इसलिए हम बोले थे रुकने के लिए। आज तो बिट्टू सर का क्लास था, तो बहुत लोग आए भी नहीं होंगे, तो आप ही का दोस्त भाई मित्र होगा, आप उसको सूचित कर देंगे कि रविवार को भी क्लास हो रहा है, और पॉलिटी का क्लास रविवार को सिर्फ और सिर्फ पॉलिटी का क्लास होगा, ठीक है। क्वेश्चन बैंक हम रोके हुए हैं, हमको पता है, हमको याद है, ऐसा नहीं है कि हम भूल गए हैं, करवा देंगे। जब हम आपको बोले हैं करवाएंगे, मतलब करवाएंगे, आप भरोसा रखिए, धैर्य रखिए आप, ठीक है। मेरा क्लास चल रहा है नीचे में, हमको पहले निकलने दीजिए, तब आप लोग आराम से निकलिएगा, ठीक है। धन्यवाद।